तो आज हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे, नाइन्थ वन, डैट इज़ द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। अब देखो अलग अलग जगह का अपना अपना कल्चर। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, बिहार में अपना छठ पूजा होता है, फिर ये बाकी जगह नहीं पाया जाता है। फिर बंगाल में अपना ही कल्चर होगा, अपना ही तौर तरीका होगा, दुर्गा पूजा होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, और जो उसी जगह पे भी रहता है कई बार। जैसे देखोगे तो साउथ इंडिया में ऐसा बहुत सारा अलग अलग एरियाज़ है जहाँ पे अपना ही अपना कल्चर को ना, ट्रेडिशंस को पूजा जाता है। पोंगल देखो, बेस्ट एग्जांपल है ना। जैसे नीचे जलीकट्टू देखो, जलीकट्टू जो बुल का होता है, हाँ अलग अलग है कि नहीं। तो ये भी एक तरह से कल्चर है, बट ये कॉमन कल्चर नहीं, ये रीजनल कल्चर है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। सही बात है ना। एक जो सबसे आसान तरीका है पीपल को डिस्क्राइब करने का, तो कौन सा लैंग्वेज में वो बोलता है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बंगाली है कि बिहारी है कि पंजाबी है। सिंपल तरीका है कि ये हो सकता है। व्हेन वी रिफर टू ए पर्सन एज अ तमिल और ओडिया, दिस यूजुअली मीन्स दैट ही और सी स्पीक्स तमिल और ओडिया एंड ही लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा। सही बात है ना। यदि हम किसी को कहते हैं कि वो तमिल है, ओडिया है, इसका मतलब वो हम तमिलनाडु के बारे में कह रहे हैं या फिर उड़ीसा के बारे में कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये लोग पक्का तमिल्स बोलते होंगे और ये लोग पक्का ओडिया बोलते होंगे। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विथ डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड। और इतना ही नहीं, साथ साथ जितने भी एरियाज़ है, जितना भी रीजन है, वो सब में अपना ही अपना टाइप का कल्चर होता है। चाहे फूड हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, सबका अपना अपना होता है। साउथ इंडिया का पेंटिंग डिफरेंट होगा नॉर्थ इंडिया से, और साउथ इंडिया का एक जगह का भी पेंटिंग दूसरी जगह से अलग होगा। यही रीजनल वेरिएशंस हैं। समटाइम्स वी टेक दिस आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमोरियल। क्या है मतलब, कभी कभी हम मतलब ये चीज़ हम लगते हैं कि चलो टेकन फॉर ग्रांटेड है, और ये चीज़ अभी से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। ये छठ पूजा का बात करोगे तो हम बोलेंगे हमारे परदादा दादा भी किए थे तो हम भी कर रहे हैं, तो वी टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। समझेगा उसे क्या बोल रहे हैं। हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व ओवर टाइम। हाँ, जो कह रहा है जो however the frontier separating regions have evolved over the time. Also, what we understand as the regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local tradition with the ideas from other parts of the subcontinent. और ये जो बोला जा रहा है कि देखो किसी भी रीजन में कोई भी चीज़ का विकास हुआ, कोई भी कल्चर बना, तो एक दिन का बात तो नहीं है, ओवर द पीरियड वो सब चीज़ आया उसके अंदर। एग्जाम्पल बताया कि जो भी हम रीजनल कल्चर अभी जानते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा है, कि कुछ तो वहीं पे आइडिया था और कुछ आइडिया बाहर से आया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसा समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे कौशिक? आर यू गेटिंग मी? कि कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर है, कोई भी ट्रेडिशन है, यानी कि वहीं का हो सकता है उसके अंदर बाहर का भी आइडियाज़ हो सकता है, जो लोग आके बसे होंगे वहाँ पे। तो जो जब लोग आके बसे होंगे तो आइडिया भी लेके आए होंगे, वो सिखाए होंगे, और वो आइडिया तुम्हारा दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल किया। जैसे एग्जांपल देखो ना, आदि ग्रंथ कल बताएं, आदि ग्रंथ सिख का, बट उसमें कबीर जी का कंट्रीब्यूशन है, और उसमें तुम्हारा सूफी सेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो फिर भी सिखिज्म का वो धर्म ग्रंथ है। तो यही नहीं कि एक ही जगह का एक ही लोग का कंट्रीब्यूशन होगा उस कल्चर में, बाकी लोग का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है यहाँ पे जो लोग आए, और ये चीज़ होता है ओवर द पीरियड। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कई ट्रेडिशंस होंगे जो कि उसी रीजन में मनाए जाते होंगे। जैसे अभी किसी ने कहा बिहू, और किसी ने कहा नीचे साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसी रीजन में होता है। कई ऐसे भी होते हैं कि उस रीजन में भी हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल में भी हो रहा है, बिहार के बेगूसराय में भी हो रहा है ना। एग्जाम्पल हो गया। और कई तो ऐसे होते हैं कि जो परंपरा के हिसाब से चल रहा होता है, जो पहले भी हमारे जनरेशन निभा रहे थे और अभी भी निभा रहे हैं। तो जो कल्चर और ट्रेडिशंस है वो रीजनल होने के बाद भी उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ओरिजिनल है, एट द सेम टाइम दूसरी जगह भी मनाए जा रहे हैं, या तो फिर वो प्योर रीजनल भी हो सकता है, वहीं जगह मनाया जा रहा है।
ये दुर्गा पूजा देखो ना, दुर्गा पूजा बोलते ही बंगाल याद आता है तुम लोग को, और एट द सेम टाइम दुर्गा पूजा बाकी जगह भी तो मनाया जाता है। बिहू बोलेंगे तो खाली तुमको आएगा आसाम, करेक्ट, तुमको केवल आसाम आएगा, है कि नहीं है, बताओ। तो इस तरह का हो सकता है, और ये ओवर द पीरियड होता है। अब इस चीज़ को समझेंगे, चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेरास और मलयालम क्या है, लैंग्वेज है कि नहीं है, मलयाली जो बोला जाता है नीचे, और मलयालम का मतलब अभी कौन से स्टेट से जोड़ोगे मलयालम को, केरला में बोला जाता है। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द रीजन। चलो देखते हैं लैंग्वेज और रीजन का क्या, रीजन मतलब जगह का क्या रिलेशन है दोनों के बीच का। चेरा किंगडम था तुम्हारा महोदयपुरम का जो तुम्हारा जो चेरा किंगडम था वो इस्टाब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में। कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, यानी कि केरल में। इट इज़ अ लाइकली डैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। यही कारण है कि अभी भी मलयालम वहाँ पे है, तो उस समय भी मलयालम बोला जाता था, और उसी का वंशज लोग या फिर उसी के जो जनरेशन टू जनरेशन जो पास हुआ है लैंग्वेज अभी भी बोला जाता है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि रूलर्स भी जो वहाँ के रूलर्स थे, चाहे त्रिवेणकोर के हो या फिर जो भी केरल के रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया अपने इंस्क्रिप्शन में। जानते हो इंस्क्रिप्शन क्या होता है ना, इंस्क्रिप्शन मतलब समझते हो ना, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखने के लिए दीवार वगैरह पे या फिर रॉक पे, है ना, पिलर पे, तो उसमें मलयालम वाला स्क्रिप्ट यूज़ करते, भाषा यूज़ करते थे उसका। तो इन फैक्ट दिस इज one of the earliest example of the use of a regional language in official records in the subcontinent। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जहाँ पे लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था इंस्ट्रक्शन के लिए, तो मलयालम लैंग्वेज को यूज़ किया था। थोड़ा फैन कम कर दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो ना। तो देखो वहीं पे लिखा गया अर्ली, देखो फिगर 1 दिखाया गया है कि अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन, जो कि तुम्हारा मलयालम में लिखा गया था। एट द सेम टाइम अभी तो हम ऊपर में किसका बात कर रहे हैं, चेरास का, जो कि तुम्हारा इस जगह पे था महोदयपुरम में, यानी कि केरल वाला हिस्सा में। तो उसके बारे में हम जाने कि वो अपना भाषा के तौर पे मलयालम लैंग्वेज यूज़ करता था, अपने इंस्क्रिप्शन में लिखता था। दूसरा समझते हैं हम लोग कि चेरास एट द सेम टाइम चेरास ऑल्सो ड्यू अपन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। एट द सेम टाइम मलयालम को तो प्रमोट करता ही करता था, बट संस्कृत से रिलेटेड ट्रेडिशंस को भी वो फॉलो करता था। और हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में पूरा ब्राह्मणिज्म पूरी तरीके से है, क्योंकि नॉर्थ से जब इन्फ्लक्स हुआ है तो साउथ इंडिया में भी अच्छा खासा ब्राह्मणिज्म ग्रोथ किया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना बाबू, इधर ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, नहीं भूल जाएगा ये सब चीज़, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई सिविल सर्विस का सोच रहे हो तो बिना NCERT पढ़े तो कभी भी तुम सिविल सर्विस का तैयारी कर ही नहीं सकता है। तो ध्यान से अच्छे से, एक एक पॉइंट का मीनिंग होता है, एक एक पॉइंट 10-10 पॉइंट का बराबर होता है NCERT का, यही खासियत है NCERT बुक का। और मैं हर समय कहता हूँ कि कैसे बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, ये भी बहुत बड़ा सस्पिशियस ही हमको, इसलिए क्योंकि बहुत नॉलेज चाहिए इसको बताने के लिए। सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नॉलेजेबल हूँ, ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट इसके पीछे बहुत लॉजिक होता है। NCERT में एक लाइन का मतलब है बहुत सारा चीज़ एक बार में, जब कहते हैं जैसे संस्कृत में बहुत कम सेंटेंस में बहुत कुछ समझा दिया जाता है, तो सेम मैं NCERT को भी ऐसा ही कहना चाहूँगा कि NCERT में बहुत कम लिख के बहुत कुछ समझा दिया जाता है। और इसलिए NCERT किताब को भी पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, उसको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज कुछ से कुछ पढ़ा के निकाल देगा वो फिर, क्योंकि इसका जो लिंक है ना बहुत तगड़ा लिंक है। इसको पढ़ने के लिए 10 किताब पढ़ना पड़ेगा पहले से तुमको, तब समझ में आएगा ये सभी चीज़। इसलिए बी केयरफुल विथ एवरी वर्ड। यहाँ पे समझो, जो टेम्पल थिएटर थे केरला का, वो भी उस समय जान सकते हो कि द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज़ अ ट्रेस टू दिस पीरियड बरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। और देखो जितने भी केरल के जो भी रहे हैं टेम्पल, उसमें भी संस्कृत का ट्रेडिशन हम देख सकते हैं। वहाँ पे वो संस्कृत का वर्ड्स वगैरह या संस्कृत में जो भी कल्चर है वो हम टेम्पल में देख सकते हैं, क्योंकि टेम्पल जानते हो, टेम्पल में वो ब्राह्मणिज्म का वो आएगा ही आएगा, है ना। जैसे अभी जो वहाँ पे पंडित जी बैठे रहेंगे वो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो उस सेंस से भी सोच सकते हो तुम लोग। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स जो हुआ था इन मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। जो बोला कि पहला जो लिटरेचर जो लिखा गया था मलयालम में, वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत से प्रेरित है, संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है। इंटरेस्टिंगली इनफ ए 14th सेंचुरी टेक्स्ट
यदि हम 14th सेंचुरी का एक लिटरेचर या टेक्स्ट का बात कर ले तो लीलाती क्या है, लकम ना, लीलाती लकम, हाँ। तो लीलाती लकम जो है तुम्हारा टेक्स्ट है वो क्या है, तुम्हारा ग्रामर और पोइटिक्स से डील करता है। यानी कि मलयालम का भी अपना ग्रामर होगा, उसका अपना तौर तरीका होगा। जैसे अभी संस्कृत का ग्रामर है कि नहीं है, इंग्लिश का भी ग्रामर है ना, तो उस तरह ये ग्रामर बुक है मलयालम का, समझे। जहाँ मैं बताया किसने कंपोज किया था, मणि प्रभालम, ठीक है, उन्होंने कंपोज किया था। वो बहुत बड़े रहे होंगे, उस समय के स्कॉलर रहे होंगे। इसका मतलब है, देखो लिटरली ये जो शब्द है तुम्हारा, इसका मतलब होता है कि डायमंड्स एंड कॉरल्स, रिफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे जो लीलाती कलम जो तुम्हारा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा डायमंड्स एंड कॉरल्स, डायमंड मतलब संस्कृत और कोरल मतलब मलयालम लैंग्वेज, यानी कि दोनों का क्या, हाँ यहाँ मतलब इसका मतलब, यहाँ इसका मतलब लीलाती कलम जो लिखा है ऊपर जो मलयालम शब्द में, वो दोनों का मतलब समझाया गया है, समझे। कि लिटरली इसका मतलब क्या होता है, डायमंड्स एंड कोरल्स, इसका मतलब दो लैंग्वेजेस, एक संस्कृत एक रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज को तुम्हारा कोरल्स कहा जा रहा है और डायमंड्स को संस्कृत कहा जा रहा है। आर यू गेटिंग मी। और यही नाम तुम्हारा मलयालम भाषा में ऊपर लिखा गया है, क्या है तुम्हारा, वो लीलाती कलम है, कह सकते हो। बात समझे। इस तरह कहने का मतलब क्या है कि जो मलयालम जो हो रहा है, क्रिएट जो भी हो रहा है, तो उसमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, या फिर संस्कृत में भी मलयालम का इन्फ्लुएंस है। जैसे होता है ना, जैसे एक प्योर जो संस्कृत होगा और जो हिंदी से रिलेटेड जो संस्कृत होगा, उसमें थोड़ा डिफर होगा कि नहीं होगा। और हिंदी देखो ना, हिंदी क्या एक जगह सेम बोला जाता है क्या, अलग अलग जगह बिहार में जो हिंदी बोला जाएगा और राजस्थान में जो हिंदी बोला जाएगा, अंतर होगा कि नहीं होगा, बहुत अंतर है। जैसे वर्षा हो रहा है, कोई बोल देगा हमारा जैसा आदमी, और दिल्ली में जाओ तो बोलेगा वर्षा हो रही है, तो कौन सा सही है, सब सही है, बिहार के लिए हो रहा है सही है, वहाँ के लिए हो रही सही है। ट्रेन खुल चुकी है, ट्रेन खुल चुका है, अब ट्रेन खुल चुकी है, उधर जाओगे तो बोलेगा ट्रेन खुल चुकी है, और यहाँ पे बिहार जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारा खुल चुका है, ऐसा ही बोलता, हम खुद खुल चुका बोलते हैं। तो ये तो इसमें ऐसा नहीं कि हम कम जानते या ज़्यादा जानते, अरे हर जगह का अपना ही टच होता है। जैसे खान सर का हिंदी देख लो कितना अलग है, हमारा हिंदी भी बहुत रीजनल टच है, जब से यहाँ पे आया और ज़्यादा रीजनल टच हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई कुछ नहीं है। बट ये है कि आपको बोलना आना चाहिए, आपके अपना जो थॉट है ना, एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए आपके अंदर। अब यहाँ पे बहुत अच्छा हिंदी बोल दिया, बट किसी को समझ में ही नहीं आया, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर। बट यहाँ जो रीजनल टच को लेके यदि हम समझा दिए लोगों को, तो हो गया काम खत्म। क्योंकि मेन चीज़ क्या है भाषा का, संवाद करना, और यदि संवाद हो पा रहा है तो बेस्ट कम्युनिकेटर कहलाएंगे। और बड़ा हाँ अंडरस्टैंडिंग है, आज जो पढ़ रहे हो तो कोशिश तो यही है ना कि ग्राउंड लेवल पे जाके समझा देना चीज़ों को, और यही ऊपर बोलते और तुम लोग को रियलाइज़ नहीं करवाते कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे बीच में भी हो रहा है, तो फिर समझ में नहीं आता, लगता किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारे साथ जी रहा है। देखो ना, टेम्पल नहीं जी रहा है क्या तुम्हारे साथ, इस हिसाब से। तो कम्युनिकेटर का मतलब ही होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप जो अंतरात्मा में आपको उतार कर रख दे चीज़ों को। और पढ़ाई लिखाई भी ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हम लोग सोचते हैं कि किताब का चीज़ है, किताब का चीज़ नहीं है, वो आपका चीज़ है। आपका चलना फिरना सब किताब, सब एजुकेशन का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। आपका कल्चर भी एक छोटा सा, यही तो कल्चर। देखो कल्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रहा है तुमको, और वो किताब में पढ़ा रहा है कल्चर। तो देखो दिक्कत पता है क्या हुआ, दिक्कत है इंग्लिश एजुकेशन का। प्रॉब्लम ये है, इंग्लिश एजुकेशन में बोल दिया गया कि खाली रिनांसास पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो। अरे भाई वो भी पढ़ो, वो भी जरूरी है। एट द सेम टाइम तुम अपने कस्टम्स को भी पढ़ो, वो भी तो पढ़ना जरूरी है। रहोगे इंडिया में और इंडिया कस्टम्स को नहीं जानोगे तो आप गंदे तरीके से पिट जाओगे। तुम आपको जानना पड़ेगा, आप इस देश में रह रहे, आप तुम यूनाइटेड स्टेट में जाओगे तो क्या वहाँ का तुम लॉ और रूल्स को नहीं जानना चाहोगे क्या? जानना चाहोगे तो तुम इंडिया का भी रूल्स और रेगुलेशन समझो, इंडिया का कस्टम समझो, इंडिया का ट्रेडिशन समझो, तब ना तुम्हारा नॉलेज होगा। अब कुछ जानता ही नहीं है भारत के बारे में तो कहा आएगा फिर भारतीय कहलाने का। झूठ मूठ खाली झंडा उठा के दौड़ जाओगे तो हो जाएगा क्या भारतीय? नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि पहले भारत को जान लो। अब भारत को जानने में ना बूढ़ा हो जाओगे, निकल जाएगा तुम्हारा ये सब, क्योंकि भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। अपने जीवन काल में पूरा भारत घूम लेगा, वही बड़ा बात है। इतना बड़ा भारत है, जो भारत तुम्हारा कल्पना से भी बड़ा चीज़ है। 28 राज्य है, समझा? 7 यूनियन टेरिटोरीज है, 8 यूनियन टेरिटोरीज है, 8 यूटीज है। कितना बड़ा विशाल देश है ये, और हम अभी छोटे से जगह पे बैठे हुए हैं, टिक पे बैठे हुए हैं हम लोग,
सोचो इतना टिक कितना है भारत में। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को हम बोल देंगे भारतीय नहीं है, वो कहीं तुमको ना बोल दे कि तुम भारतीय नहीं हो। और साउथ इंडिया का लोग बोलो कि भारतीय नहीं है। क्या होता है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया? गर्व से बोलो इंडियन है। और नीचे तक बोलना पड़ेगा, फिर कन्याकुमारी तक बोलना पड़ेगा तुमको, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतीय है। और भारतीय है तो वेरिएशन है, इतना बड़ा देश, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो अलग तो होगा ही ना। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई कृष्ण जी का भी रंग का होगा, सांवला होगा। यही तो खूबसूरती है इस देश का, तो यही तो समझा रहे हैं तुमको। और इस देश में क्या क्या आया है बीच में, तो हमें तो हिस्ट्री पढ़ के समझना हो कि हम लोग का पूर्वज कैसा था, कैसे दिखते थे, क्या करते थे, और वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। हम लोग कहाँ, हम लोग को क्या ये जो जितना भी चीज़ तुमको पढ़ाया जा रहा है सेम यही नहीं कर रहे हैं जी। अभी तुम भागवत गीता बोल दोगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में है आपका। अभी तुम अवधी बोल दोगे, हिंदी बोल दोगे, ठीक है, तो नीचे मलयालम में जो है वो भी तो आप ही का विरासत है, क्योंकि भारत का है तो भारत का हर जगह का पढ़ना पड़ेगा आपको। तभी ना गर्व से कहोगे कि विजयनगर एम्पायर बना तो ऊपर मौर्य एम्पायर भी बना, ऊपर गुप्ता बना तो नीचे चेला और चोलास भी बना है। सब जानकारी होना जरूरी है भारत का, अहोम किंगडम का भी जानकारी होना जरूरी है, समझे। अवेयरनेस अबाउट योर ओन कंट्री। देखो रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जगन्नाथ कल्ट आ गया ना जगन्नाथ। देखो जगन्नाथ का पूजा होता है कि बहुत धूमधाम से, कृष्ण जी का ही या फिर विष्णु जी का ही एक अवतार है जगन्नाथ, और कितना बड़ा निकलता है जुलूस उसका निकलता है, देखो गजब का लगता है देखने में, है ना। हाँ नहीं बहुत, कभी बताए हैं तुम लोग कि तुम लोग पता है ना, ध्वजा भी चेंज होता है। और अंदर जो टेम्पल में जो है ना गर्भागृह में सेंक्टम सेंक्टोरम में जो मूर्ति है, वो मूर्ति तो बहुत ही पूजनीय है। शायद बताए होंगे, और डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देख लेना बाबू, तुम थोड़ा जगन्नाथ टेम्पल का थोड़ा डॉक्यूमेंट्री देख लेना, समझ में आ जाएगा, पैर उड़ हिल जाएगा समझ के, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएगा, इतना मिस्ट्री है उसके अंदर। जब हम पहली बार देखे तो हम दंग रह गए, हम सो क्या कि मेरा आदत है एक डॉक्यूमेंट्री लगा देते हैं, सो जाते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे हमको नींद नहीं आता, ये डॉक्यूमेंट्री देखते सोते हैं, कुछ वहाँ पे भी नॉलेज वाला काम हो रहा होता है। और कभी कभी ऐसा चीज़ आ जाता है डॉक्यूमेंट्री में, तो सोने क्या देगा हमको, फिर हम देखते हैं। तो ये जगन्नाथ वाला भी डॉक्यूमेंट्री ऐसा ही कुछ था, देखे हम बोले बाहर, तो जब पूरा देखे तो हमारा होश उड़ गया कि इतना खतरनाक टेम्पल हो सकता है क्या। बहुत खतरनाक टेम्पल है, बहुत लंबा हिस्ट्री है इसका, और बहुत विचित्र, बहुत मिस्ट्री चीज़ होता है अंदर। उड़ीसा में। बताओ, तुम स्टेट पूछ रहे हो, सबको पता है, पुरी में है, उड़ीसा में है। देखो तो रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस, जगन्नाथ कल्ट के बारे में देखो, इसी के बारे में इतना कसीदा पढ़ा गया। देखो यहाँ पे, इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। सही बात है कि नहीं है, रीजनल कल्चर सब बढ़ने शुरू हो गए, जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस था उसके आसपास नए रीजनल कल्चर सब और नए तौर तरीका सब क्रिएट होना शुरू हो गया। बेस्ट एग्जांपल क्या है इस प्रोसेस में कि जगन्नाथ जो पुरी है, जगन्नाथ कल्ट का निर्माण होना पुरी में, उड़ीसा में। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, भगवान, दुनिया का ही भगवान, ठीक है। और ये विष्णु जी के लिए ही दिया गया, विष्णु जी का एक अवतार है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। जैसे कि इसने कहा है अनुराग ने कि इसमें क्या होता है, देखो लोकल ट्राइबल पीपल, वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे ना, उड़ीसा देखो ट्राइबल पीपल से भरा हुआ है, झारखंड उड़ीसा सब। ये क्या करते थे कि काट का लकड़ी जो होता है तुम्हारा, काट का वही लकड़ी का जो भी है उनको डेटी बना के ना वहाँ पूछते थे। विच सजेस्ट दैट द डेटी वॉज ओरिजिनली योर लोकल गॉड, एंड बाद में वही वहाँ के लोकल गॉड थे, और बाद में उसी को विष्णु जी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और जगन्नाथ एक अवतार बता दिया कि विष्णु जी का ही अवतार है। ऐसा होता है, जैसे हमने खुद देखा है, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताने में टाइम थोड़ी लगा है, क्योंकि सब महान थे, तो विष्णु जी के साथ जोड़ दो। हाँ, समझ गए ना। तो इन 12th सेंचुरी देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी मतलब जो वहाँ का है, उड़ीसा का उस समय था, 12th सेंचुरी में अनंता वर्मन, उसने डिसाइड किया कि एक टेम्पल बनाएगा वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए, समझे ना, पुरी में। और सब उसके बाद क्या हुआ,
in 1230 King Anga Vimatri dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the devotee of the god. देखो डिप्टी ऑफ द गॉड, इसका मतलब क्या है कि 1230 में जो वहाँ के जो किंग अंगा भीमा जो थे तीसरे वाले, उन्होंने क्या किया, एक अपना किंगडम को डेडिकेट कर दिया, यानी कि भगवान वहाँ बना दिया, एक टेम्पल बना दिया, समझे, और खुद को बोला कि हम भगवान हैं और हम उनके नीचे राजदूत हैं, हम सुरक्षा करेंगे इनको। और उसके बाद बहुत बड़ा ट्रेडिशन बन गया, तब से सुरक्षा है। यानी कि 1230 का इनका हिस्ट्री है, कह सकते हो। और उससे पहले भी हिस्ट्री है, उससे पहले भी लोकल रूप में पूजा जाता था। तो मंदिर का जो भव्य जो निर्माण हुआ है, वो 1230 के आसपास का चीज़ है। और अभी तक बाबू 2022 तक, 1230 में 2022 कुछ डिफरेंस है, हद डिफरेंस है, 800 साल का डिफरेंस अभी तक चल रहा है बढ़िया से। ये तभी हो सकता है जब आपका अटूट आस्था हो किसी भी टेम्पल पे। देखो फोटो सब देख लो। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matter also increased। सही बात है कि नहीं है? जो टेम्पल और इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा टेम्पल का, तो लोगों का आस्था, लोग सब एज अ पिलग्रिमेज, धर्म स्थल के रूप में लोग जा रहे हैं ट्रैवल करने के, देखने के लिए जगन्नाथ टेम्पल कैसा दिखता है, लोग जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो भी किंगडम ने इसको पैट्रोनेज किया है, उसका जो कद है वो और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ऑथोरिटीज का सोशल पॉलिटिकल मैटर और इंक्रीज हो जाएगा। ऑल दोस हु कनकोर्ड, जो भी उड़ीसा को कनकोर्ड किया है, चाहे मुगल्स हो, चाहे मराठास हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोशिश किया है कि टेम्पल को ना कनकोर करने का, क्योंकि टेम्पल कनकोर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पैसा वैसा है इसमें। दे फेल दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल। क्यों? जब से कंट्रोल हो गया, पैसा रुपया तो आएगा ही आएगा, पीपल का जो है ना, पीपल का भी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लोग किया है, क्योंकि नहीं, ये जगन्नाथ टेम्पल के लिए लोग मर जाएगा, उसको देगा नहीं। जैसे सोमनाथ टेम्पल जानते हो, सोमनाथ टेम्पल का क्या हुआ था, उसी तरह। उसके बाद हाँ, कंट्रोल तो उड़ीसा कंट्रोल तो कर ही लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हो, दीवानी राइट्स, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सब हुआ था, तो उसमें तो आ ही गया। बट स्टिल वहाँ के लोगों ने इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को कायम रखा और अभी तक चलता है। तो ये हुआ जगन्नाथ टेम्पल। देखो फोटो शायद, हाँ जगन्नाथ टेम्पल का देखो वही फोटो है वहाँ पे, जो देख सकते हो, है ना, विमाना देख रहे हो, विमाना ऊपर है कि नहीं, ऐसे करके बाबू, ऐसे ये विमाना है, ठीक है। और सिखारास जो द्रविड़ा स्टाइल में ऐसे सिखारास था, ऐसे करके लेयर वाइज। ये विमाना तुमको यहाँ पे भी मिलेगा कालिस्तान में। राजपूत, अब राजपूत का भी थोड़ा देख लेते। राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। राजपूत देखो, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, ये राजपूत के लिए ही लगता है। सर कटवा देगा बाबू, झुकेगा नहीं राजपूत, ठीक है ना, झुकने वाला नहीं होता है राजपूत, कॉन्स्पिरेसी वाला भी नहीं होता। एथिक्स, हाई एथिक्स समझते हो, हाई मोरल वैल्यूज। ये राजपूत की वजह से ही हिंदुइज्म बचा है तुम्हारा, हाँ, बिकॉज ऑफ देम। इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से लेकर 1900 तक देखोगे, रीजन डैट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड द राजपूताना बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश इसको राजपूताना कहते हैं, जो कि अभी का जो राजस्थान से मैच कर जाएगा, समझे। While this, many suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only a partly true। हाँ, कई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है कि राजपूताना का था, और भी बहुत सारे लोग आए थे, अलग स्कॉलर ऐसा बोलते हैं। ब्रिटिश बोलते हैं कि राजपूताना है, बट बहुत सारे लोग बोले नहीं, केवल राजपूत ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बसे हैं, वो उसका भी किंगडम है। हाँ, ऐसा सही बात है, बहुत बड़ा बहुत सारे लोग थे उसमें। There were several groups who identify themselves। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स है जो अपने आप को राजपूत कहते हैं। कोई नॉर्दर्न का भी हिस्सा है, कोई सेंट्रल इंडिया का भी है हिस्सा। तो राजपूत केवल राजस्थान में थोड़ी टिके हुए थे। राजपूत तुम्हारा वो भोपाल में है, ग्वालियर में है, ऊपर भी है ना, अलग अलग जगह पर तुम्हारा। और देखो राजपूत का दिक्कत ये कि राजपूत में यूनिटी नहीं था, तभी तो टर्किश इन्वेजन हो गया था बाहर से, दिल्ली सल्तनत सब बना है। क्योंकि ये लोग यदि यूनाइट हो जाता तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बचा सकता था ऊपर का, और ऊपर से अटैक होने नहीं देता। ये नहीं हो पाया। एंड ऑफ कोर्स देयर वर सेवरल पीपल्स। हाँ, राजपूत छोड़ के भी और भी बहुत सारे पीपल थे जो राजस्थान में रहते थे। हाउएवर द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज। बट हाँ, राजपूत को ना रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ठीक है आप ही हो जो कि जिसकी वजह से राजस्थान का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर जनरेट हुआ है। और देखते हो ना राजस्थान में कितना बढ़िया हमारा कल्चर, राजस्थान इज नोन फॉर द कल्चर, है ना। और उसमें गाना सब देखो ना, घूमर घूमर झूमर जो गाना है ये, है ना, कितना फेमस है। और उसमें
देखो वो जो लड़की, क्या नाम है हीरोइन, दीपिका पादुकोण, उसने कितना बढ़िया अभिनय किया, डांस किया पद्मावत में। देखते हो कितना अच्छा डांस करती है वो। ड्रेसिंग सेंस बताओ, और खाना पीना बताओ, खाया है राजस्थानी खाना? बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए तुमको, नहीं तो कोई बात नहीं, गूगल से खाओ, डाउनलोड करो देखो कैसा होता है, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, अलग है, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत। ये सब इनका विरासत में मिला है, और हमारे विरासत में मिला है लिट्टी चोखा, खा तो रहे हैं, वो भी कहाँ खाते हैं, वो भी अब हो गए नहीं। लिट्टी चोखा बताओ, नाम के लिए रह गया ना। अब कोई ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में भी लोग खाते होंगे, क्योंकि लिट्टी चोखा में ना क्वालिटी अब नहीं रहा, लोग क्वालिटी ख़त्म कर दी है। अब लोग को पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, बताओ। लिट्टी चोखा ठीक तो था, हाँ हुआ है, बट अभी जो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात है कि सैनिटेशन का यहाँ प्रॉब्लम देखता है, लिट्टी चोखा बिक रहा है, वहीं पे कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, तो जो थोड़ा सा भी हल्का भी पढ़ा लिखा होगा, ABCD भी जिसको भी आएगा उसको भी बुझने आएगा कि नहीं खाते हैं ये सब चीज़। आप हाइजीन मेंटेन करिए और उसका ब्रांड बनाइए। जैसे देखो पटना का फिर लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, आमिर खान भी पहुंच जाता है वहाँ पे खाने के लिए। तो क्यों पटना का लिट्टी चोखा फेमस है? क्योंकि वो मेंटेनेंस और उसका ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करके लाया है। यहाँ देखो बेगूसराय खा के देखो, समझ में आ जाएगा। स्टेशन पे जो ना हनुमान मंदिर से वहाँ का वो जो मिठाई है ना प्रसाद बहुत फेमस है। कहाँ पे? सर स्टेशन पे नहीं, हाँ। आगे में हनुमान मंदिर से वहाँ का बहुत फेमस है। तो फिर लिट्टी चोखा तो हमको नहीं लगता है कि बेगूसराय में कहीं फेमस होगा। और यहाँ पे एक मोहल्ला में मिलता है, वो इतना 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 बड़ा है, वो नाम के लिए भगवान जाने को उसके अंदर। वो तो ऐसा है कि लंबा तगड़ा आदमी दिख रहा है, मैं कुछ नहीं आता है उसको, ये वाला लिट्टी चोखा है वो। कई लोग होते हैं ना बल्कि इतना कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, अंदर जीरो भरा हुआ है, वही है यहाँ का लिट्टी सही बोले कि नहीं? हाँ, मजदूर के लिए बहुत सही है वो चीज़। बेचारे मजदूर लोग, तुमको पता है ये, हाँ, जो बेचारे जो कम पैसे वाले होते हैं लोग सब ना, वो क्या करते हैं, वही लिट्टी खा लेते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद तो कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो बहुत अच्छा है। बट हम टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर बात अलग हो जाता है। वो लिट्टी बताओ, कोई गेस्ट यदि लिट्टी लेके चला गया वो, तो उसका जो किरकिरी होगा, समझ रहे हो ना। और दूसरा सबसे मुझे ख़राब क्या लगता है, चटनी। इतना वो मीठा चटनी, मतलब कोई कम्बिनेशन ही नहीं है मेरे समझ से। चटनी देता है, चटनी गलत देता है लोग। समोसा हमको अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आया कि समोसा लिट्टी में वो चटनी देगा मीठा वाला, जो भी है वो भी खराब हो जाएगा। आप वो दूसरा वाला चटनी दो ना, क्या बोलते हो, हाँ, धनिया का चटनी जो होता है, ग्रीन कलर का जो होता है वो दो, या फिर दूसरा चटनी दो। हाँ, छोला जो नहीं कि तुमको पैक कर देगा हर समय, बट चटनी के रूप में ना मीठा नहीं होना चाहिए। अब बताओ, मगर ये एक अलग विडम्बना है कि देखोगे तो आदमी पूरा चटनी मांग के भी खा रहा है, वो मीठा वाला भी। तो ये समझ में नहीं आता, इतना मीठा का लोग कैसे प्रेमी हो सकता है। बंगाली लोग भर गया क्या यहाँ पे? बंगाली लोग जानते हो ना मीठा। सर बंगाल में जब आप रहे ना, तो वहाँ पे मतलब हर चीज़ में मीठा होना चाहिए, सब्जी में भी थोड़ा चीनी डाल देती है भाभी, ऐसे सर। पता है, हमको भी मिला था जब गए थे हम। तरीका सबसे बेकार चीज़ है, मिष्टी करके कब डाल देगा मिष्टी उसके अंदर, तो कब तो हम लोग को तो मज़ा नहीं आता है, अपना टेस्ट है। वो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा इसमें। हाँ, ये देखे थे, वो पूरा खिला पिला के ना फिर बाद में डाल देता है कुछ ना कुछ मीठा उठा, वेरी बैड। मतलब ठीक है, वो अपना टेस्ट है, कई लोग को अच्छा भी लगता है। हाँ, टेस्टी। स्टार्टिंग से बचपन से बच्चा ऐसे ही था। देखो कल्चर हो गया ना हिस्सा, अब वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। आगे देखो, दिस कल्चरल ट्रेडिशंस वर क्लोजली लिंक विद द आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ रूलर्स। और जितने भी कल्चरल ट्रेडिशन है जो राजपूत का हुआ है, जो भी हम बात कर रहे थे, वो पूरी तरीके से रूलर पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का रूलर था। यदि रूलर उस तरह का ट्रेडिशन को आगे बढ़ने देगा तो जाएगा आगे, यदि उसको स्टॉप कर लेगा तो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। फ्रॉम
about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by the various Rajput family. अभी जो भी राजस्थान दिखता है तुमको, यानी कि राजपुताना, उसमें देखोगे कि अलग अलग राजपूत फैमिलीज रूल किए हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान देखो, एक रूलर थे जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। दिस रूलर्स चेरिश द आइडिया ऑफ हीरो विद हु फॉट वैलेंटली, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रेदर देन फेस डिफीट। देखो वही ये ऐसे राजा थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला जाता है कि ये मरने के लिए तैयार है बट ये डिफीट नहीं हो सकते, मतलब झुकेगा नहीं है, वही प्राण जाए पर वचन न जाए, यहीं से तो आया है। स्टोरीज अबाउट द राजपूत हीरोज वे रिकॉर्डेड। देखो राजपूत के जो हीरोज लोग थे जो बैटल फील्ड में जाके ब्रेवरी से लड़ाई करते थे, इनके बारे में पोएम्स और सॉन्ग्स में लिखा जाता है, ठीक है। और देखो स्पेशली ट्रेंड जो मिस्ट्रल्स होते हैं, एकदम स्पेशली पॉइंट सब होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी देते हैं लोगों को। देखो हमारा इतना खतरनाक विरासत रहा है, जहाँ पे ऐसे ऐसे राजा आए थे, इन्होंने ये किया था वो किया था, ये सब चीज़ पोर्ट्रे किया जाता है। दिस प्रिजर्व द मेमोरीज। देखो इससे क्या होता है, जो हीरो जो अभी भी पृथ्वीराज चौहान कितना बड़ा हीरो है पूरा इंडिया के लिए भी, और राजस्थान के लिए तो और ज़्यादा बड़ा हीरो होंगे वो। जैसे शिवाजी देखो पूरा इंडिया के लिए भी हीरो है। हाँ महाराणा प्रताप महाराष्ट्र के नहीं है, शिवाजी हाँ संभाजी, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, या बाजीराव वो भी कह सकते हो तुम लोग, है ना। तो यहाँ पे देख लो इससे क्या होता है तुम्हारा, दिस प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो देयर एग्जांपल। सही बात है कि नहीं, बनना है तो शिवाजी महाराज बनो, बनना है तो बाजीराव बनो, इस तरह का लेसन मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड, और ऑर्डिनरी पीपल को बहुत मज़ा आता है उनके बारे में सुनने में, ड्रामेटिक सिचुएशन को देखने में क्या है नहीं है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, हर कुछ सीखने को मिलता है कैसे उन्होंने, जैसे इसलिए बाजीराव मस्तानी जो मूवी आया था तो देखे कि नहीं देखे उस चीज़ को, और देखने का प्रयास किए कि कैसे वो क्या क्या किए हैं। जैसे पद्मावत भी आया था तो उसमें भी यही चीज़ दिखाया गया। तो इससे हमारे जो हीरोज़ हैं उसके बारे में हमको जानने का मौका मिलता है, बट हीरो को भी अच्छे से पोर्ट्रे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो अक्षय कुमार ने एक मूवी लाया था, हाँ फिर कहाँ चला, वो नहीं चला क्योंकि वो अक्षय कुमार के लिए बना ही नहीं था। सब में अक्षय कुमार घुस जाएगा थोड़ी वो हिट करेगा, आपको उस तरह का कद का पर्सनैलिटी भी चाहिए। तो हम कहते हैं कि नए नौसिखिया यंग लड़के को पोर्ट्रे करना चाहिए था उसमें, जिसका चेहरा कोई नहीं जानता है, जिसका लुक्स अच्छा हो, हाइट अच्छा हो, देखने में बहुत सुंदर हो, मतलब कम से कम जस्टिफाई कर सके। हाँ अक्षय कुमार रिनाउंड है, बट उससे पहले लोगों ने बहुत रोल देख लिया ना इनका, तो बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद प्राइड है जुड़ा हुआ है पृथ्वीराज चौहान से, प्राइड जुड़ा है ना, कुछ भी ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा दिखा दोगे तो हालत खराब हो जाएगा फिर तुम्हारा, समझे। पेके मूवी को लेकर विवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है डायरेक्टर का। जब ऐसे मूवी को पिक्चराइज करना है और लोगों पे पहुंचाना है तो दुगुना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, कैसे जस्टिफाइड करे इस चीज़ को। डिड वुमेन फाइंड ए प्लेस विद इन दिस, क्या महिलाओं का भी क्या रोल है, तो बिल्कुल होना चाहिए। समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट। देखो कभी कभी तो ये लोग को महिलाओं को कहा जाता है कि ऐसे नेगेटिव टोन मत लेना, बट लोग बोलते हैं कि इनके वजह से क्या होता है कन्फ्लिक्ट हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि महिलाएं महाभारत करवाती है ना, द्रौपदी का जो प्रण है, सब नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं सोचते हैं। सपोर्ट नहीं, हमने पहले ही माफ़ी मांग लिया क्योंकि फिर वो दूसरा एंगल हो जाता है ना। अब तो क्या पुरुष ने भी गलती किया, मैंने सब एक ही है। देखो यहाँ पे देखो वही कभी कभी कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट बना जाता है। मैन फॉट विथ अनदर, एक लड़का दूसरे लड़के से लड़ाई कर रहा है ताकि वुमेन को जीत सके। जैसे स्वयंवर में भी तो यही होता था, स्वयंवर हो रहा है तो वहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट कर लिया तब जाके जीत होगा। यानी कि 10 में तो भिड़ंत तो हो रहा है ना, कन्फ्लिक्ट तो हो रहा है। जैसे राम जी का जो सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था, मानते हो कि उसमें शिव जी का धनुष उठा लिया था राम जी ने, और कोशिश तो किया है बहुत लोग, रावण भी पहुंचा था ना वहाँ पे शायद, हाँ तो रावण तो नहीं उठा पाया, जबकि रावण तो सबसे बड़ा भक्त है शिव जी का। मगर जो अहम जो है ना, घमंड बर्बाद करता है लोगों को। इतना बड़ा तपस्वी ज्ञानी आदमी वो उठा नहीं पाया, और शंकर वो जो राम जी गए एकदम सिंपल तरीके से बढ़िया से अंदर से याद किए शिव जी को और एकदम आसानी से उठा लिए। ये होता है कि ज्ञानी बट हम्बल, ऐसे आदमी बहुत कुछ कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसको भी नहीं लगता है कि हम ग्रेड वाला काम कर रहे हैं, वो आसानी से काम करके निकल जाता है। तो वो एग्जाम्पल है स्वयंवर।
देखो women are also depicted as following their heroic husband in both life and death. There are stories about the practice of sati or immolation of the uterus on the funeral pyre of their husband. देखो क्या बोला जा रहा है कि महिलाओं को भी डिपिक्ट किया जाता था कि depicted there as following their heroic husband. अपने हस्बैंड को फॉलो करते थे महिला लोग. अब मान लो कि बहुत अच्छा हस्बैंड है जो बहुत वीर रहे हैं, उसको फॉलो करते थे. हाँ, इवन डेथ में भी जैसे सती सिस्टम होता था कि नहीं होता था, कि अब राजपूत लोग ऐसे है कि पति मर गए तो ये लोग जीना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे कि हमको भी सती करवा दो. तो वही सती परंपरा फिर बाद में जाकर बहुत जटिल रूप लिया है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है. अब एक का खुशी की वजह से बाकी लोग उसका सफर बना. अब एक महिला बोली कि हमको सती करना है क्योंकि हस्बैंड मर गए तो हम जी के क्या करेंगे. फिर उस पर आस्ते आस्ते सिस्टम बनेगा, फिर आस्ते आस्ते उस पर भी पड़ेगा जो नहीं चाहता है सती करना. अब हस्बैंड भी मर गया, उसका दुख, अब खुद भी मरने वाला, उसका और बहुत बड़ा दुख है ना, प्रॉब्लम. सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल ऑफन हैव टू पे फॉर इट विद देयर लाइफ्स. हाँ, जो हीरोइक आइडियाज फॉलो करेगा तो कभी कभी उसको अपना जीवन भी देना पड़ता है. जैसे महिलाएं लोग जीवन दे रही है सती करके, क्योंकि समझ रही है कि हमारे पति इतने ब्रेव थे, अब वो चले गए, अब हम रह के क्या करेंगे यहाँ पे, तो मर जा रहे हैं. यहाँ पे देखो सब जगह दिखाया गया. देखो रीजन जो डिस्कस हुआ है, देखो अभी तक ये सब देखो. राजस्थान दिख रहा है तुम लोग को, राजस्थान, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, ये सभी चीज़ है. पुरी के बारे में जिक्र हुआ था, देखो ये सभी चीज़. आगे बढ़ जाओ. तो बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक. अब कथक के बारे में समझेंगे तो कथक के बारे में समझना होगा हमें. इफ़ हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म, द सेम इज ट्रू फॉर डांस ऑल्सो. जो बोला कि जैसे कि हीरोइक ट्रेडिशन, जैसे राजपूत का हीरोइक ट्रेडिशन था, महिला लोग बहुत उसको वो करती थी, गर्व करती थी. तो इस तरह का जब ट्रेडिशन चला है तो एट द सेम टाइम हम डिफरेंट डांस फॉर्म भी देख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि कल्चर तो बहुत अलग चीज़ होता है ना. कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ. जो आज कौशिक कपड़ा पहना है वो भी पार्ट ऑफ कल्चर है, जिस तरह बैठा हुआ वो भी पार्ट ऑफ कल्चर है. कल्चर का मतलब ये जीने का तरीका. जैसे हम बोल रहे हैं ये भी मेरा हिस्सा है कल्चर का, हम ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर. तो ये बोला कि चलिए ठीक है, हीरोइक वाला ट्रेडिशन आपको देखने को मिला. एट द सेम टाइम आपको डांस भी एक तरह से कल्चर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग रीजन में. तो पहले एक देखते हैं डांस फॉर्म कथक का. अभी देखते हो कथक पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया में फेमस है कि नहीं. बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के बारे में जानते हो तुम लोग. द टर्म कथक का मतलब होता है कथा, जो कि संस्कृत में कथा और या बाकी लैंग्वेज में कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी. Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India, who embellished their performance with gestures and songs. देखो एक्चुअल में जो कथक, ये जो मीनिंग्स है ना कथक्स का, इसका मतलब जो एक ऐसा कास्ट, एक ऐसा जाति जो खाली स्टोरी टेलिंग करता था, बोलता था, कहानी सुनाता था. ये लोग कहानी सुनाने वाले लोग सब थे. कथक्स का मतलब ये होता है. और जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में भगवान का उत्थान कर रहा है, भगवान के बारे में बोला जा रहा है, और वो जेस्चर से, हाथ के जेस्चर से, सॉन्ग से लोग को सुनाते थे, लोग आके बढ़िया से सुनते थे. और आस्ते आस्ते वो डांस के फॉर्म में आ गया. कथक बिगन इवॉल्विंग इनटू डिस्टिंक्ट. बताओ था क्या ये, बाद में ये डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ डांस बन गया तुम्हारा 15th और 16th सेंचुरी में. जब भक्ति मूवमेंट जब फैला है तो कथक को भी एक रूप मिला है. कथक तब जाके तुम्हारा क्या बन गया, डांस बन गया. क्योंकि डांस नहीं था ये, क्या था ये, नॉर्थ इंडिया में जाके लोग सुना रहे थे भगवान के बारे में, हाँ जेस्चर्स से गाना गा रहे हैं. वही बाद में जाके तुम्हारा एक डांस फॉर्म बन गया. जब भक्ति मूवमेंट यहाँ पे कल बताए थे ना, भक्ति मूवमेंट. द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण. देखो राधा कृष्ण के बारे में, वो इनैक्टेड टू अ फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला, विच कंबाइन अ फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स. अब इसमें देखो सब्जेक्ट जो मैटर होते थे वो यही होते, राधा कृष्ण ही होते थे. राधा कृष्ण के बारे में पोर्ट्रे किया जाएगा. देखो राधा, अब उसमें जितना भी डांस किया जाएगा पूरा राधा कृष्ण से रिलेटेड होगा, कि कैसे राधा आ रही है कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण जी भी किस तरह का हरकत ले रहे हैं वहाँ पे, सभी चीज़, बांसुरी वगैरह, ये सब चीज़ वहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है. तो अंडर द मुगल एम्पायर्स और देयर नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट. देखो इतना ही नहीं, जब मुगल एम्पायर्स थे सिंहासन पे तो उस समय कथक देखो कोर्ट में भी होता था, ठीक है. और अभी जो भी प्रेजेंट फॉर्म देखते हो ना, वो मुगल के टाइम में ही आ गया था उस तरह का. और अपना ही एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल इसने क्रिएट कर लिया. और नाउ यू कैन से कि कथक इस कथक अलग है बाकी डांस फॉर्म से. तो ये मुगल कोर्ट से ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मुगल में पैटर्नेज मिल गया. मुगल दरबार में लगता था, लोग का बैठते थे, देखते थे कथक डांसर होगा, आज कथक डांस देख रहे हैं.
तो वो एक पैटर्नेज मिल गया, तो एक डिस्टिंक्टिव डांस बन गया, एक यूनिक डांस स्टाइल बन गया वहाँ से। और इसका देखो 2 ट्रेडिशंस है इसका। इट डेवलप्ड इन 2 ट्रेडिशन, जिसको घराना नाच कहते हैं। घराना नाच मतलब एक अलग, इस तरह के लोग कथक करेंगे, एक दूसरे टाइप के लोग कथक करेंगे, दोनों में अंतर होगा बट सब्जेक्ट मैटर वही राधा कृष्ण ही होंगे। तो घराना नाच वाला हो गया। एक तुम्हारा घराना नाच कहाँ है? राजस्थान का, जयपुर का, और दूसरा क्या है? लखनऊ का है। तो कथक में 2 घराना नाच। घराना का मतलब होता है ट्रेडिशंस। तो एक राजपूत वाले हो, यानी कि ये राजस्थान वाले होंगे, एक लखनऊ वाले होंगे। दोनों का तौर तरीका डिफरेंट होगा बट दोनों ही कथक ही है। अंडर द पैट्रोनेज देखो ऑफ वजीद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब रहे अवध का, उन्होंने बहुत अच्छा पैट्रोनेज दिया है ये लखनऊ वाला को। लखनऊ वाला जो घराना था उसको बहुत अच्छा पैट्रोनेज दिया है। ये बहुत बड़ा नाम है वजीद अली शाह। खुद कथक करते थे ये, देखो ये खुद कथक करते थे। ये लास्ट तुम्हारे नवाब रहे अवध का। अब जानते हो प्रिंसली स्टेट था, जानते हो। इट ग्रू इनटू अ बिगर, और देखो इनके वजह से ना ये बड़ा आर्ट फॉर्म बन के निकला ये तुम्हारा कथक, स्पेशली लखनऊ वाला रीजन। तो बाय द 3rd quarter of the 19th century it was firmly enriched a dance form not only in the 2 regions in this। अब बताओ बाद में जाके क्या हुआ 19th सेंचुरी में? केवल ये 2 ही रीजन तक नहीं, बाकी अन्य भारत में भी अलग अलग जगह में भी कथक डांस फेमस होना शुरू हो गया। देखो एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह, समझे। एम्फोसिस वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क। देखो ये कथक में पूरी तरीके से डिपेंड करता है तुम्हारा कि कितने अच्छे से तुम्हारा रैपिड फुटवर्क, पैर बहुत घूमता है कि नहीं घूमता है डांस के दौरान, बहुत तेज़ी से। कस्ट्यूम्स बहुत अच्छे से कस्ट्यूम्स होना चाहिए, और स्टोरीज का इनैक्टमेंट, कैसे स्टोरीज को पोर्ट्रे करना है वहाँ पे डांस में। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय द मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर। बट देखो कथक और भी बहुत सारे इस तरह कल्चरल प्रैक्टिसेस था जिसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पसंद नहीं करता था, ठीक है। हाउएवर इट सर्वाइव, फिर भी उसके बावजूद भी कॉटिशन जो भी वहाँ के प्रिंसली स्टेट सब रहे होंगे, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरा तो आक्रमण नहीं किया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट चल रहा था ना, वहाँ पे कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तो हर जगह कथक चल रहा था। तो इसके वजह से कथक बच गया, नहीं तो इंग्लिश चाह रहा था कथक खत्म करो यार, बेकार का चीज़ है ये सब, समझ गया ना। फिर भी हम लोग का सर्वाइव रहा। अब बाद में देखो क्लासिकल फॉर्म में, एक क्लासिकल फॉर्म ये भी है, क्लासिकल डांस में आता है ना कथक भी, एक जैसे तुम्हारा मोहिनी अट्टम है ना, कथकली, और नीचे और क्या है तुम्हारा बताओ, भरतनाट्यम, ये है कि नहीं हमारा। देखो उसका उधर वाला भी है, असम का भी है, मणिपुरी डांस भी क्लासिकल डांस है ना। तो 6 क्लासिकल डांस है, उसमें कथक भी आया है। तो थैंक्स टू द कोर्टमैन या कोर्ट किंग कि जिन्होंने इस चीज़ को प्रिजर्व किया है, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्लासिकल डांस है, देखो समझ जाओ क्लासिकल डांस क्या है। क्लासिकल डांसेस, द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब कौन से आर्ट को तुम क्लासिकल बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका चुनाव करना, ठीक है, पता करना। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद द रिलीजियस थीम? क्या हम कोई भी चीज़ को क्लासिकल बता सकते हैं यदि वो रिलीजन से रिलेटेड हो तो? यू नेवर नो, बोलना मुश्किल है। और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट स्किल? क्या हम उसको क्लासिकल बोल सकते हैं जहाँ पे ग्रेट स्किल का रिक्वायरमेंट हो? वी नेवर नो। और जो कि जिसके लिए तुमको लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग का जरूरत हो, तो बोलना मुश्किल है। इसलिए किसी भी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल बताना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और बहुत सोच समझ के किसी भी डांस फॉर्म या किसी भी चीज़ को क्लासिकल बोला जाता है, समझ गए ना, वही चीज़ बताया। और इज इट अ क्लासिकल बिकॉज इट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स दे आर लेड डाउन एंड वेरिएशन आर नॉट इनकरेज्ड? यानी कि इसलिए क्लासिकल बोला गया है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बना था उसके हिसाब से परफॉर्म किया जाता है, और कोई वेरिएशन उसमें ना, वेरिएशन मतलब कथक का कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही है। क्या इसलिए हम क्लासिकल बोल रहे हैं इसको? यानी कि बोल दिया कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब यही कथक है, और कोई दूसरा कुछ करना चाहता है तो वो कथक नहीं हो सकता है। क्या इसलिए क्लासिकल हम बोल रहे हैं इसको? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? दिस आर द क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट। इसके बारे में हमें सब सोचना चाहिए और समझना चाहिए। इट इज़ अ वर्थ रिमेंबरिंग दैट मैनी डांस फॉर्म्स दैट आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर टिपिकल ऑफ क्लासिकल। और जितने भी और भी डांस फॉर्म है जिसको फोक डांस फॉर्म कहते हैं हम लोग, जो कि क्लासिकल का दर्जा नहीं मिला, बट इसका भी बहुत सारा कैरेक्टर मिलता जुलता है क्लासिकल डांस फॉर्म से, तो उसको क्यों नहीं किया गया? क्लासिकल डांस फॉर्म क्यों नहीं बनाया गया उसको? क्योंकि बहुत सारे रीजनल डांसेस भी तो है,
तो उसको क्यों नहीं क्लासिकल का दर्जा दिया गया, बट उसमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो कि मिलता जुलता है मोहिनीअट्टम से और तुम्हारा हाँ कथकली बहुत बहुत मिलता जुलता है। सो वाइल द यूज ऑफ टर्म क्लासिकल मे सजेस्ट दैट दिस फॉर्म्स आर सुपेरियर, दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू। हाँ सही बात है कि नहीं है, जब हम सोचते हैं क्लासिकल तो हमारे दिमाग में आता है कि पक्का ये सुपेरियर डांस होगा, मगर जरूरी नहीं कि ये सही है। कहीं ऐसा भी है जैसे बिहू डांस देखो क्लासिकल नहीं है, बट देखो बिहू डांस जानते हो ना आसाम में जो किया जाता है, नहीं पता है तुमको? बिहू डांस जो आसाम में किया जाता है वो हार्वेस्टिंग के टाइम में, मकर संक्रांति के टाइम में, तो वो भी कितना अच्छा डांस फॉर्म है। तो ये बोलना गलत बात होगा, क्लासिकल का मतलब सुपेरियर है बाकी से बढ़िया है, ये बोलना गलत चीज़ है। तो देखो इसमें वही दिखाया गया है कि क्या क्या क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, उड़ीसा देखो ओडिसी तुम्हारा उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर इधर हो गया, और बाकी तो जान ही रहे हो कथक तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का, वही लखनऊ का, ठीक है। या फिर वो दूसरा घराना क्या है राजस्थान का। 6 बन गया ना, 1 2 3 4 5 और एक कथक हो गया, 6 हो गया क्लासिकल डांस। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? कथक स्पेशली लखनऊ वाला, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉस्परस किया है बिकॉज ऑफ वाजिद अली शाह जो बताया है। तो कितना है? हाँ बहुत अलग है वो आंध्र प्रदेश का, समझ गए ना। तो अब देखते हैं पेंटिंग्स फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। अब देखो पेंटिंग्स का बात होगा इसमें, मिनिएचर पेंटिंग का मतलब वही है छोटा छोटा पेंटिंग होगा तो तुम्हारा जो कि तुम्हारा है ना वाटर कलर से बनाया जाएगा, एक कोई भी क्लॉथ में भी हो सकता है, पेपर के ऊपर भी हो सकता है, जितने हाँ वॉल में भी हो सकता है बिल्कुल। तो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एक दूसरा आर्ट फॉर्म क्या है, दूसरा कल्चर क्या है? मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर का मतलब क्या है कि एज देयर वेरी नेम सजेस्ट, नाम ही मिनिएचर मतलब ही छोटा हुआ है ना, कि स्मॉल साइज का पेंटिंग होगा। और जनरली तुम्हारा कैसे किया जाता था? वाटर कलर से। कलर क्या है? वाटर कलर। ये क्लॉथ या किसी पेपर पे किया बनाया जाता था। द अर्लीस्ट मिनिएचर तुम्हारा क्या कि पाम लिप्स पे बनाया गया या वुड पे, काठ पे बनाया गया था पहले शुरुआत का स्टार्टिंग में। एंड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, हमको वेस्टर्न इंडिया राजस्थान वाला जगह पे मिल जाएगा। और जैना टेक्स्ट, जो जैनिज्म का जो टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट में भी तुम्हारा मिनिएचर पेंटिंग तुमको मिलेगा उसे किताब सब में। मुगल एम्पायर जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने पैट्रोनाइज किया था, स्किल पेंटर भी रखा था इसके लिए कि जो तुम्हारा बना सके, ठीक है। हु प्राइमरली इलस्ट्रेट मनुस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोइट्री। और ये जो किताब लिखता था तो उसमें मिनिएचर पेंटिंग सब होता था, सब बढ़िया से होता था। मनुस्क्रिप्ट मतलब क्या? हाथ से लिखने वाला। तो जब हाथ से लिखता था, अब देखो अभी जैसे अभी इसमें फिगर आ गया तो मज़ा आ रहा है ना समझने में, बगल में फिगर देख रहे हो। तो उसी तरह जो भी शाहजहाँ सब रखते थे या जहांगीर सब रखते थे, जो भी लिखने वाले लोग स्किल्ड आदमी, तो वो क्या पेंटिंग में बनाएगा ना, लिखेगा ही पेंटिंग। जैसे अभी देखो ना, अभी खुद एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है कि नहीं है, ताकि अट्रैक्टिव लगे और जो भी पढ़ रहे हो उससे उसके विषय से रिलेटेड तुम्हारा वहाँ पे डायग्राम सब भी रहे। ये चीज़ उस समय भी होता था, और जो भी किताब में रहेगा वो सब मिनिएचर पेंटिंग है। देखो दिस वेर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर, बहुत अच्छे अच्छे कलर में पेंट किया जाता था। पोर्ट्रेट देखो उसमें कोट सिंह है, कोट सिंह दिखाया जा रहा है मिनिएचर पेंटिंग में। कहीं सीन है, बैटल का भी सीन है, हंटिंग का सीन है, और भी सोशल लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, आदमी लोग मिल रहा है, फेयर एंड फेस्टिवल, वो सब भी पेंटिंग में उतारा जा रहा है। मिनिएचर पेंटिंग छोटा छोटा पेंटिंग है ये सभी। देर ऑफन एक्सचेंज एज अ गिफ्ट, देखो बाद में बना के एज अ गिफ्ट, अभी भी पेंटिंग गिफ्ट के रूप में देता है कि नहीं देता लोग? गिफ्ट के रूप में भी दे रहा है लोग। एंड वेर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव व्यू द एम्पायर एंड हिज क्लोज एसोसिएट। अब देखो तो बट ये क्या था, बट ये एम्पायर और अपने क्लोज एसोसिएट्स क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, क्योंकि कॉमन आदमी के लिए मिनिएचर पेंटिंग तो सो डिफिकल्ट, बहुत महंगा होता था ये सभी चीज़, ठीक है। बट जो इन्फ्लुएंशियल है वो डोनेट कर सकता है ना, क्योंकि बाद में ना ये प्रिंटर का व्यवस्था आया तो तुम भी जेरक्स दे सकते हो किसी को भी पेंटिंग का, पर उस समय तो रॉयल चीज़ है, तो उस समय तो राजा लोग का या फिर उन लोग का ज़्यादा वर्चस्व रहता था। पर देखो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया 1707 के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद, तो मैनी पेंटर्स क्या कर गए, रीजनल किंगडम में चलेंगे, राजपूत का और भी बहुत सारा किंगडम है, क्योंकि मुगल तो ऊपर साम्राज्य है, बाकी बहुत सारा स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट जी रहा है। तो यहाँ का बेरोजगार हो गया आदमी, क्योंकि मुगल एम्पायर खत्म हो गया। जब मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा तो ये लोग को रोजगार चाहिए, पेंटर सबको, तो ये अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में चला जाएगा, फिर वहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग शुरू कर देगा, समझे ना। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुगल के आर्टिस्टिक जो टेस्ट था, इसकी वजह से जितने भी रीजनल कोड थे डेक्कन में, राजपूत में, वहाँ पे भी फ्लरिश हो गया। यहाँ के लोग जाएंगे और वहाँ तो अपना ही चल रहा है,
तो दोनों का ब्लेंडिंग होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे कौशिक? ऊपर खत्म हो गया, गया अपना अपना जगह पे, अलग अलग जगह पे, तो वहाँ जो चल रहा है उसमें और वैल्यू एडिशन होगा, इसके पेंटर करेंगे। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्ट, देखो अलग अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का तुम्हारा अलग अलग पेंटिंग बनाया जा रहा है वहाँ पे। पोर्ट्रेट से रूलर्स को पोर्ट्रेट किया जा रहा है। कोर्ट सी केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, मुगल का ही जो मुगल ने भी यही स्टार्ट किया था कि कोर्ट का सीन होगा ये सब, तो ये अब राजपूत के घर में भी हो, राजपूत के किंगडम में भी हो रहा है, डेक्कन में भी हो रहा है ये सभी चीज़। बिसाइड देखो मैथोलॉजी एंड द पोइट्री वे डिपिक्टेड एट द सेंटर, जैसे मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में, किशनगढ़ में, यहाँ पे भी ठीक है मैथोलॉजी भी, यानी कि राम कृष्ण इसका भी फोटो बन रहा है, राधा का भी बन रहा है, मैथोलॉजी लाइन पे है कि नहीं है सभी चीज़। ये भी बन रहा है, सेकुलर भी बन रहा है, बर्ड्स भी बन रहा है, अलग अलग भी चीज़ वहाँ बनना शुरू हो गया अलग अलग जगह पे। क्योंकि मुगल का देखोगे तो मुगल में केवल जो तुम्हारा कोर्ट है और वहाँ का तुम्हारा राजा लोग है, तो इससे हट के भी पेंटिंग बनना शुरू हो गया मैथोलॉजिकल। गीता गोविंदा कल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो गीता गोविंदा वही कृष्ण जी और वो सभी बन रहा है, राधा का भी पेंटिंग बन रहा है। Another reason that attracted miniature painting was the Himalayan foothills, जो कि अभी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये भी बहुत फेमस हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिएचर पेंटिंग हुआ है। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैड डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल। बोला था कि लेट 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी की लेट का मतलब क्या होता है? 1790 के आसपास, 1690 के आसपास, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ, उसी को कहा जाता है बसोली कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट जो तुम्हारा था यहाँ पे भानुदत्ता रसम जारी, उसमें पूरी तरीके से लिखा गया है, उसमें उस टेक्स्ट में ना पूरा अच्छे से पेंटिंग दिया गया है। नादिर शाह इन्वेजन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्लेन्स। देखो अब जब नादिर शाह अटैक किया, देखो नादिर शाह जब अटैक किया था, नादिर शाह है कि नहीं है? नादिर शाह अटैक किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आया अटैक करने के लिए, तो ये अटैक करके पूरी दिल्ली को जब अटैक कर लिया तो ये लोग भाग जाएगा वहाँ से। ये लोग भाग के अलग अलग जगह गया है, स्पेशली हिमालयस पे गया ऊपर, क्या कि प्लेन में तो अटैक कभी भी हो सकता है बट हिमालय पे जल्दी अटैक नहीं हो सकता। जब ये लोग भाग के गया है पेंटर लोग, तो पेंटर लोग क्या करेंगे? अपना एक्सपर्टीज छोड़ेंगे वहाँ पे और पेंटिंग बनाना शुरू कर देंगे। पहले पेंटिंग देख लो, ऊपर देख लो बच्चा लोग, ऊपर पेंटिंग क्या है देखो। पहला तुम्हारा देखो पेंटिंग हाथी उती का है कि नहीं है? मिनिएचर पेंटिंग ये हो गया। देखो ये अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग द हंट, देखो अकबर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, वो हंटिंग करने के लिए बाहर निकला है अकबर, वो आराम कर रहा है, ठीक है, वो दिखाया गया है तुम्हारा, ठीक है। अकबर रेस्ट कर रहा है, देख रहे हो अकबर बीच में बैठा हुआ है नीचे। और उसके बाद देखो दूसरा, देखो ये जो पेंटिंग है ये महाराणा राम सिंह 2 ये होली खेल रहे हैं, ठीक है, कोटा में राजपूत मिनिएचर, देखो होली खेलते हुए दिखाया गया, देख रहे हो रंग बहुत है कि नहीं है? देखो होली खेल रहे हैं ऐसे करके पूरा। ऊपर में देखो महिला लोग भी, देखो कितना बढ़िया से पोर्ट्रेट किया गया महिला लोग का, देखो वहाँ पे लेडीज़ लोग देख रहे हो, लेडीज़ लोग ऊपर से रंग फेंक रही है, दिख रहा है ये चीज़? देखो तो ये बाद में ऊपर से नीचे गए थे, यानी कि ये जो पेंटर लोग हैं यही जाकर उन लोग को सिखाए हैं। और दूसरा पेंटिंग देखो कृष्ण राधा, यही गीता गोविंदा का मैंने कहा था, देखो ये कांगड़ा पेंटिंग हो गया, देखो कांगड़ा पेंटिंग इतना अद्भुत पेंटिंग है कि नहीं? देखो तो कितना अद्भुत पेंटिंग है ये, चमक है, देख रहे हो चमक है इस पेंटिंग में, तो ये सभी चीज़ है। अब देखो ये गया वहाँ पे, यानी कि जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो मुग़ल आर्टिस्ट लोग भाग के गया है, तुम्हारा प्लेन छोड़ के गया है वहाँ पे हिमालयस में। हेयर दे फाउंड रेडी पैट्रन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा, और यहाँ पता चला कि रूलर्स लोग बैठा हुआ है जो कि पैट्रोनेज करने के लिए तैयार है, आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए तैयार है, आपको पैसा देने के लिए तैयार है, आपको सैलरी में रखने के लिए तैयार है। तो देखो वहाँ से एक अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ, डेट इज कॉल्ड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा की कोई जगह का नाम है, तो यहाँ पे और अच्छा पेंटिंग शुरू हुआ है। बाय द मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के टाइम में कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड स्टाइल, देखो एक नया स्टाइल डेवलप कर लिया और इससे मिनिएचर पेंटिंग में एक और नया जान मिला है, समझे। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन, देखो क्या सब्जेक्ट मैटर, तो विष्णु जी से रिलेटेड, तो विष्णु जी का वहाँ फोटो होगा, राम जी का फोटो होगा, ये सभी चीज़। तो सॉफ्ट कलर यूज़ किया जा रहा है, देखो जिसमें कूल ब्लूज़ है, ग्रीन है, जैसे ब्लू बहुत अलग वेरिएशन होता है ना ब्लू कलर का, देखते हो ब्लू, देखो ये भी एक ब्लू ही है, ये भी एक ब्लू ही है, तो ब्लू का बहुत वेरिएशन होता है ब्लू कलर का। देखो पीछे भी तुम्हारा ब्लू कलर ही है, यहाँ भी ब्लू है, इतने इसमें ही देखो ये भी जो बैठे हो कुर्सी वो भी ब्लू है, कितना डिफरेंट है। हाँ ये देखो तो ब्लू कलर का बहुत वेरिएशन हो सकता है, देखो वही बताया जा रहा है तुम्हारा कि कूल ब्लूज और ग्रीन से ना
अच्छे अच्छे मतलब वो होना शुरू हो गया, कलर्स वहाँ पे इंकरेज करना शुरू कर दिया गया। इसलिए ना कांगड़ा पेंटिंग बहुत डिफरेंट होके निकल गया बाकी पेंटिंग, बाकी मिनिएचर पेंटिंग से। तो लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग, इसलिए कांगड़ा पेंटिंग डिफरेंट हो गया। रिमेंबर डैट ऑर्डिनरी ह्यूमन एंड मैन पेंटेड एज वेल। हाँ ये भी, आप देखो ये तो तुमको लगा कि ये सब तो पेंटर जानकार लोग हैं जो कर रहा है, मगर तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी भी वो भी पेंटिंग करता था। जैसे देखो मधुबनी का जो पेंटिंग है ना, वो तो तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी लोग हैं जो सीख लिया है। तो ये लोग तो रियल पेंटर था। देखो तो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन भी कर रही थी वहाँ पे, देखो पोर्ट्स में, वॉल्स में, फ्लोर्स में, क्लोथ में, ठीक है। ओकेजनली जब ओकेजन होता था तब सर्वाइव्ड। अनलाइक द मिनिएचर पेंटिंग दे वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरी। हाँ तो क्या ये भी इसको, अब देखो अनलाइक, अब देखो ये इसको क्या किया गया, बट ये क्या है तुम्हारा, ये आर्ट में दूसरे फॉर्म में, बट ये आदमी लोग कर रहा है, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसा कॉमन आदमी कर रहा है, समझ गए ना। तो वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर दैट, बट ये उतना सर्वाइव नहीं हो पाया। कॉमन आदमी क्या है, कॉमन आदमी खत्म हो जाएगा, बट जो मिनिएचर जो पेंटिंग है वो लंबा समय तक सर्वाइव रहा है, ठीक है। बंगाल के बारे में बताया गया है। कितना बचा हुआ है देखो जरा, वो कल ही स्टार्ट। हाँ चलो चलो, विल डू टुमारो।